नमस्ते। कभी सोचा है क्या होता है जब एक फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती बल्कि एक नेशनल डिबेट बन जाती है। ठीक यही हो रहा है फिल्म धुरंधर के साथ। एक तरफ तो लोग इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बता रहे हैं और दूसरी तरफ इसे एक बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव कहा जा रहा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि धुरंधर आखिर है क्या, सिर्फ एक फिल्म या उससे कहीं ज्यादा कुछ। और इस गुत्थी को समझने के लिए मुझे लगता है कहानी की शुरुआत इस नंबर से करनी चाहिए। 52 करोड़ रुपए, और वो भी रिलीज से 5 दिन पहले, सिर्फ एडवांस बुकिंग से। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये नंबर हमें बताता है कि लोगों में इस फिल्म को लेकर किस लेवल का क्रेज था, कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। मतलब एक तरह का तूफान था जो आने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और यहीं पर आकर ना कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। सवाल ये है कि एक ही फिल्म कैसे कैसे बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट भी हो सकती है और साथ ही एक बड़े नेशनल डिबेट का मुद्दा भी। सही बात है। और इसीलिए आज हम इन्हीं दो अलग अलग मतलब एकदम ऑपोजिट नजरियों को एक्सप्लोर करेंगे। एक वो जो इसे सिनेमा की जीत मानता है और दूसरा वो जो इसे कुछ और ही मानता है। तो चलिए पहले सिक्के के एक पहलू को देखते हैं। कुछ देर के लिए सारी पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हैं और इसे सिर्फ एक फिल्म, एक आर्ट फॉर्म की तरह देखते हैं। हाँ, क्योंकि जो लोग धुरंधर की तारीफ कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा तर्क यही है कि ये फिल्म टेक्निकली और आर्टिस्टिकली मतलब एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। बिल्कुल जैसे एक रिव्यूअर हैं पीजे एक्सप्लेन्ड, उन्होंने लिखा है, मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि मैं सीना चौड़ा करके बाहर निकला। और ये सिर्फ एक रिव्यूअर की बात नहीं है, ये उन लाखों लोगों की फीलिंग को दिखाता है जो थिएटर से बाहर निकले तो एक प्राइड वाली, एक देशभक्ति वाली भावना के साथ निकले। ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशनल कनेक्शन है जो फिल्म बना रही है। और ये इमोशनल कनेक्शन बनाने का तरीका भी मुझे लगता है बहुत अलग है। फिल्म की तारीफ इस बात के लिए भी हो रही है कि ये टिपिकल बॉलीवुड मसाला फॉर्मूले से हटकर है एकदम। मतलब जहां आमतौर पर लाउड बीजीएम, स्लो मोशन में हीरो की एंट्री होती है, लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं, वहां धुरंधर का अप्रोच बहुत ही सधावा, बहुत ही रियलिस्टिक है। वायलेंस भी एकदम रॉ और ग्राउंडेड है। सब कुछ असली लगे ये कोशिश साफ दिखती है। और हाँ, इतनी इंटेंस कहानी को दमदार एक्टिंग का सहारा तो चाहिए ही। रणवीर सिंह के पैशन और डर से भरे किरदार की बात हो या फिर अक्षय खन्ना के उस शांत लेकिन डोमिनेटिंग ऑरा की, हर एक्टर ने कमाल का काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी कहानी में जो डेप्थ और ऑथेंटिसिटी डाली है वो काबिले तारीफ है। शायद इन परफॉर्मेंसेस के बिना फिल्म का असर इतना गहरा नहीं होता। और फिल्म के असर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी लंबाई 4 घंटे है। आज के दौर में जब लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है, 4 घंटे की फिल्म बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज यही कह रहे हैं कि फिल्म इतनी ग्रिपिंग है, इतनी इंगेजिंग है कि पता ही नहीं चलता ये 4 घंटे कब निकल गए। और ये सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब तक हमने बात की इसकी सिनेमैटिक खूबियों की, पर अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। बिल्कुल वो पहलू जहां इस फिल्म को आर्ट नहीं बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया पॉलिटिकल टूल माना जा रहा है। और असली बहस की जड़ वो यहीं से शुरू होती है। और इस बहस में उतरने से पहले मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि जब हम प्रोपेगेंडा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। सही बात है। तो प्रोपेगेंडा का मतलब है कोई भी ऐसी जानकारी जो खास तौर पर बायस्ड या भ्रामक हो और जिसका इस्तेमाल किसी एक खास पॉलिटिकल सोच या नजरिए को प्रमोट करने के लिए किया जाए। और क्रिटिक्स का सबसे बड़ा डर यही है। जैसा कि ध्रुव राठी ने कहा है कि अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब उनका तर्क ये है कि क्योंकि ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है, टेक्निकली इतनी शानदार है, इसी वजह से इसका जो पॉलिटिकल मैसेज है वो लोगों के दिमाग पर और भी गहरा असर डाल सकता है, शायद बिना ये जाने कि उन पर असर हो रहा है। तो क्रिटिक्स के हिसाब से ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? वो एक तरह के 4 स्टेप प्रोसेस की तरफ इशारा करते हैं। स्टेप 1, कोई असल घटना उठाओ, जैसे 26/11। स्टेप 2, उस सच्ची कहानी में अपना एक फिक्शनल हीरो डाल दो। स्टेप 3, उस कहानी के जरिए एक खास पॉलिटिकल मैसेज या आइडियोलॉजी को बुन दो। और स्टेप 4, सच और फिक्शन के बीच की लाइन को इतना धुंधला कर दो कि ऑडियंस फर्क ही न कर पाए। और ये सिर्फ हवा में लगाया गया आरोप नहीं है।
क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि फिल्म में असली न्यूज़ रिपोर्ट्स की फुटेज है, 26/11 के आतंकवादियों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स के असली नाम तक इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन ये सब कुछ इस्तेमाल किया गया है एक फिक्शनल इंडियन एजेंट की कहानी बताने के लिए। और यही जो मिक्सचर है ना सच और कल्पना का, इसी को क्रिटिक्स सबसे ज्यादा चिंताजनक मान रहे हैं, क्योंकि ये फिक्शन को सच्चाई का चोला पहना देता है। तो कुल मिला के हम कहाँ पहुँचते हैं? एक ऐसी फिल्म पर जो एक ही वक्त में लोगों को गर्व से भर भी रही है और उन्हें बांट भी रही है। और यही टकराव, यही कॉन्फ्लिक्ट इस फिल्म को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट नहीं रहने देता, ये इसे एक बड़ा कल्चरल मोमेंट, एक सामाजिक घटना बना देता है। तो अगर धुरंधर फिनोमिनन को समझना हो तो इसमें 3 बड़े हिस्से हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है इसकी रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस सफलता। उसके बाद आता है वो हिस्सा जिसे फैंस और क्रिटिक्स से जबरदस्त तारीफ मिली है। और फिर एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है गंभीर राजनीतिक आलोचना का। ये तीनों मिलकर ही धुरंधर की पूरी कहानी बनाते हैं। पसंद और नापसंद दोनों ही अब इसकी पहचान का हिस्सा हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जब कोई कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, तो फिर ये कौन तय करेगा कि सच कहाँ खत्म हो रहा है और फिक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है? क्या ये जिम्मेदारी फिल्म बनाने वाले की है या फिर हम देखने वालों की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है, पर इस पर सोचना बहुत जरूरी है।